टाटा मोटर्स इंडिया में सेल्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है और ज़्यादातर थर्ड मोस्ट सेलिंग कंपनी बनी रहती है मारुति और हुंडई के बाद। लेकिन लास्ट मंथ जीएसटी रिफॉर्म्स अनाउंस होने के बाद टाटा मोटर्स इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कि ये सेल्स के मामले में हुंडई को भी पीछे छोड़ चुकी है और सेकंड पोजीशन पर आ गई है सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने के मामले में। अब इंडिया में तो हमारी ये खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें यही देखने को मिलता है कि टाटा मोटर्स की प्रेजेंस इंडिया के बाहर नेग्लिजिबल है। मतलब वो ट्रक्स तो बेचते हैं बाहर के देशों में, बट व्हेन इट कम्स टू कार्स तो उस मामले में इनकी प्रेजेंस बाहर के देशों में नेग्लिजिबल है। लेकिन अब शायद ये फैक्ट बदल सकता है, और वो इसलिए क्योंकि टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियां साउथ अफ्रीका में भी बेचना चालू करने वाले हैं। यस, टाटा मोटर्स ने कुछ दिन पहले अफ्रीकन मार्केट में अपनी 4 कार्स अनवेल करी है जो वहां पर बेची जाएंगी, और ये 4 कार्स हैं टाटा की टियागो, पंच, कर्व और हैरियर। टाटा ने एक लॉन्च इवेंट रखा और साउथ अफ्रीकन मीडिया को इस ग्रैंड लॉन्च इवेंट के अंदर अपनी ये 4 कार्स शो करी, और मीडिया ने ये छापा कि टाटा मोटर्स इज रिटर्निंग टू साउथ अफ्रीका। यस, रिटर्निंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन करा था कि टाटा पैसेंजर व्हीकल के मामले में बाहर की मार्केट में नेग्लिजिबल प्रेजेंस रखते हैं, यानी कि उनकी प्रेजेंस तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी है, ना के बराबर है। और यही जो बाहर की मार्केट में ना के बराबर प्रेजेंस है ना, ये साउथ अफ्रीकन मार्केट में भी थी। टाटा ने साउथ अफ्रीकन मार्केट में 2004 में एंट्री ली थी अपनी इंडिगो जैसी गाड़ियों के साथ, और टाटा मोटर्स अपनी छोटी सी प्रेजेंस के साथ साउथ अफ्रीकन मार्केट में लगभग 15 साल तक बनी रही। लेकिन फिर 2019 में उन्होंने वहां से एग्जिट ले लिया, क्योंकि वो तब तक भी वहां पर इंडिगो और जेनॉन जैसे आउटडेटेड मॉडल्स बेच रहे थे, और 2019 तक ये गाड़ियां कोरियन और जापानीज ब्रांड्स की कार से टक्कर लेने लायक नहीं बची थी। तो इसीलिए वो तब साउथ अफ्रीकन मार्केट को छोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं। अब ये तो समझ में आता है कि अब टाटा मोटर्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर गाड़ियां बना रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका ही क्यों? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स अकेला ब्रांड नहीं है जो कि साउथ अफ्रीका में या तो ऑपरेट करना चाहता है या फिर ऑपरेट कर रहा है। महिंद्रा ऑलरेडी वहां पर कई सालों से गाड़ियां बेच रही है, और बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी यहाँ से गाड़ियां बनाकर साउथ अफ्रीका में बेचते हैं, और इतना बेचते हैं कि साउथ अफ्रीका इंडियन व्हीकल एक्सपोर्ट्स के मामले में सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है फिलहाल में। एंड उससे भी अमेजिंग बात यह है कि अगर खुद साउथ अफ्रीकन कार मार्केट को देखा जाए तो दे आर ऑल्सो द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन व्हीकल्स, और ये अभी कोई रिसेंटली नहीं हुआ है। ऑटोमोटिव बिजनेस काउंसिल ने 2014 की ब्रिक्स रिसर्च रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए 2013 से टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन बना हुआ है अगर हम व्हीकल इंपोर्ट्स के मामले में देखें तो। अब वैसे तो यहाँ पर व्हीकल्स मेंशन है, और व्हीकल्स का मतलब सिर्फ कार्स नहीं होता है, ट्रक, बसेस और दूसरी तरह की गाड़ियां भी व्हीकल्स ही होती है, और हम हर तरीके के व्हीकल्स को साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती हैं वो पैसेंजर व्हीकल्स ही हैं, यानी कि कार्स ही हैं। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफ्रीका की कार मार्केट में हमारी गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? वेल, इसका जवाब है कस्टमर्स। साउथ अफ्रीकन कार बायर्स और इंडियन कार बायर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं और कम पैसों में एस्पिरेशनल कार्स की डिमांड करते हैं। लेकिन भले ही साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हो, लेकिन वो खुद के लिए सस्ती गाड़ियाँ नहीं बना सकते। मतलब वो मार्केट खुद के लिए सस्ती कार्स नहीं बना सकती, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कार मार्केट बहुत ज़्यादा छोटी है, और सिर्फ उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उनके हिसाब से कार्स को डिजाइन नहीं किया जा सकता है, और ना ही बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ऑटोमोटिव ब्रांड्स कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारी मार्केट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक छोटी गाड़ियाँ बनाना भी आसान है, और जब उनको मैन्युफैक्चर करा जाता है तो उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों ही देशों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही देशों में कार बायर्स सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे एक लंबे समय तक, क्योंकि इन दोनों ही देशों के कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम नहीं थे अपने खुद के, जिस चलते जो भी गाड़ियाँ इंडिया के बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से इंडिया में सस्ती बनाई जाती थी, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते थे तो सस्ती पड़ती थी, उन्हें डायरेक्टली साउथ अफ्रीकन मार्केट में डायरेक्टली बेच दिया जाता था। लेकिन आप ऐसा किसी भी यूरोपियन मार्केट में नहीं कर सकते थे, इसलिए भी साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमारी कार्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा रही है। हाँ, ग्लोबल लैंडगैप के आने के बाद से कस्टमर्स के बीच में कार सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ग्लोबल लैंडगैप इंडियन और अफ्रीकन दोनों ही मार्केट के अंदर सर्व करती है, यानी अभी भी जो दोनों देशों के कार कस्टमर्स हैं उनकी सेफ्टी की डिमांड एक जैसी ही है, यानी ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी जो इंडिया के अंदर बनाई जा रही है उसको डायरेक्टली अफ्रीका के अंदर बेचा जा सकता है। इसीलिए अगर हम ये देखें कि जो ब्रांड्स इंडिया से कार्स बनाकर साउथ अफ्रीका बेच रहे हैं, उनकी जो गाड़ियां इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, उन्हीं गाड़ियों को सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर बेचा जा रहा है। जैसे कि जो ब्रांड्स इंडिया से गाड़ियां बनाकर साउथ अफ्रीकन मार्केट में बेच रहे हैं वो है मारुति, हुंडई, किया, निसान, रेनो, टोयोटा, होंडा और महिंद्रा। ये ब्रांड्स अपनी गाड़ियां ऑलरेडी इंडिया में बनाकर वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर बेच रहे हैं, और टाटा भी अभी ऐसा करना चालू कर देगा। और अगर मैं इनमें से कुछ ब्रांड्स को मेंशन करूं तो मारुति अपनी स्विफ्ट, बलिनो, डिजायर, एस्प्रेसो, सिलेरियो और इको जैसी कार्स को बेच रही है वहां पर। हुंडई अपनी ग्रैंड आई-10, वेन्यू, क्रेटा और ऑरा जैसी कार्स को वहां पर एक्सपोर्ट कर रही है, और टोयोटा अपनी ग्लांजा, अर्बन क्रूजर और इटियोस जैसी कार्स को वहां पर एक्सपोर्ट कर रही है। इनमें से कुछ ब्रांड्स डी सेगमेंट यानी कि महंगी कार्स भी बनाते हैं और इंडिया के अंदर भी बेचते हैं, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी करते हैं कुछ ब्रांड्स इन गाड़ियों को, लेकिन फिर भी दे चूज टू एक्सपोर्ट मास मार्केट कार्स जो वो इंडिया के अंदर बनाते हैं, सिर्फ मास मार्केट कार्स। एंड इट एक्सप्लेन्स द डिमांड ऑफ सिमिलर कार्स इन साउथ अफ्रीकन मार्केट इवन मोर।
एंड एक्चुअली यही मास मार्केट कार्स की डिमांड वाली बात साउथ अफ्रीका में महिंद्रा की हम्बल सक्सेस को भी एक्सप्लेन करती है। महिंद्रा ने भी 2004 से ही साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर ऑपरेट करना चालू करा था और हम सब जानते हैं कि पहले महिंद्रा ने कई तरीके की अजीबोगरीब गाड़ियां बनाई हैं जिनकी सेल्स इंडिया में बहुत कम हुआ करती थी और इसीलिए जो इंडिया में उनकी सक्सेस है ना, जो मैसिव सक्सेस है, ये बड़ी ही रीसेंट है। एंड साउथ अफ्रीकन मार्केट में टोयोटा जैसे बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी अपनी रगेड गाड़ियां बेच रहे थे, तो महिंद्रा के लिए इंस्टेंटली वहां जाकर सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन महिंद्रा एक मामले में हमेशा से ही बाकी ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा आगे रही है और वो है प्राइस। इंडिया में महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो जैसी बड़ी कार के बेस मॉडल भी 15 से 16 लाख रुपए में बेचती है, जो कि फॉरेन ब्रांड्स के लिए कर पाना नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। यानी कि वैल्यू फॉर मनी के मामले में महिंद्रा का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है और यही जो वैल्यू फॉर मनी वाली बात है ना, यही उनके लिए साउथ अफ्रीका की मार्केट में भी काम आई। महिंद्रा अच्छी कार्स तो बनाने लगी, साथ ही साथ उनकी कार्स कंपटीशन से हमेशा से ही सस्ती रहती थी साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स बन गए साउथ अफ्रीका में। और इस साल के मार्च महीने में महिंद्रा 8th मोस्ट सेलिंग कार ब्रांड बना रहा वहां पर। अब मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस नहीं है, लेकिन एज आई सेड बिफोर, महिंद्रा की जो ये सक्सेस है इंडिया के अंदर, जो अच्छी गाड़ियाँ बनाने लगे हैं, वो बहुत रीसेंट है। और ये भी जो उनको सक्सेस मिली है ना, ये मेजरली उनकी एसयूवीज और ऑफ रोड व्हीकल्स की वजह से मिली है। और अगर हम साउथ अफ्रीकन मार्केट को देखें तो जो महिंद्रा की सबसे पॉपुलर गाड़ी है ना, वो है स्कॉर्पियो पिकअप, जो वहाँ पर टोयोटा हाइलक्स, डी-मैक्स और फोर्ड रेंजर जैसे पिकअप ट्रक से कम्पीट करता है। ये थोड़ा सा कैपेबिलिटीज में पीछे दिखाई देता है थोड़े छोटे इंजन की वजह से, लेकिन ये वहाँ पर डेड रिलायबल माना जाता है। और इतना ज़्यादा रिलायबल होने के बावजूद भी महिंद्रा वाले इस पिकअप को वहाँ पर सिर्फ 17 लाख रुपए में बेचते हैं, जबकि जापान से आने वाली गाड़ियाँ जैसे कि हाइलक्स लगभग 30 लाख रुपए की पड़ रही है वहाँ पर। यानी कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस का फर्क है, लेकिन फिर भी महिंद्रा पिकअप उनके ज़्यादातर काम कर देता है। यानी अगेन महिंद्रा की कॉस्ट इफेक्टिवनेस वहाँ पर उनको अच्छा कर पाने में हेल्प कर रही है। और अगर महिंद्रा कर पा रही है तो टाटा भी कर लेगी, और उसका बड़ा रीजन है टाटा का कार लाइनअप। टाटा की टियागो अफ्रीका में 1.84 लाख रैंड्स में मिलना स्टार्ट होगी, यानी कि इंडिया के 9.5 लाख रुपए के आसपास। थोड़ी महंगी है क्योंकि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है गाड़ियों पर, और उसके ऊपर से टाटा ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स का काम है वो साउथ अफ्रीका की मोटर्स होल्डिंग्स को दे रखा है। यानी कि वहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हैं और आफ्टर सेल्स वगैरह वो वही देखेंगे, और क्योंकि वो सब कुछ देखेंगे तो उनके प्रॉफिट्स भी इसके अंदर रख लिए गए हैं। इसकी वजह से थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कंपटीशन की गाड़ियाँ देखें तो वो भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आ रही हैं। जैसे कि इसके कंपटीशन में हमें वहाँ पर सिलेरियो देखने को मिलती है, जो कि 9.2 लाख रुपीस के आसपास कॉस्ट करती है। इसके कंपटीशन में एस्प्रेसो है, सुजुकी की स्विफ्ट है जो कि 10 लाख रुपए से भी ऊपर निकल जाती है, क्विड है और टोयोटा विट्स जैसी कार्स हैं, और सारी की सारी ना ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पर ही मिल रही हैं, आप देख सकते हो। लेकिन सिलेरियो, क्विड और एस्प्रेसो को देखें अगर हम, तो ये गाड़ियाँ कुछ मामलों में टाटा की टियागो से पीछे दिखाई देती हैं। स्पेशली अगर हम बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की बात करें तो टाटा की टियागो का कोई भी मैच नहीं है इन गाड़ियों के साथ, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर हम टियागो के इंजन के मामले में बात करें तो उस मामले में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि हम जानते ही हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरली पावरफुल इंजन नहीं है इसका, तो बहुत ज़्यादा पंची फील नहीं होता है, ठीक ठाक है। पर फिर भी टाटा की टियागो स्पेशली अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से उस मार्केट के अंदर जगह बना लेगी। इसके बाद अगर हम बात करें पंच की, तो ये एक थोड़ी सी यूनिक ऑफरिंग है साउथ अफ्रीकन मार्केट के हिसाब से। इसको वहां पर कम्पीट करेंगी निसान की मैग्नेट और रेनो की काइगर जैसी कार्स। टाटा की पंच साइज के मामले में थोड़ी सी छोटी है इन गाड़ियों से, लेकिन अगर हम इंजन की बात करें तो वो मेरे को थोड़ा सा ना निसान की इन गाड़ियों के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से थोड़ा बेटर ही लगता है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो वो फिलहाल तो सिमिलर ही है इन गाड़ियों जैसा, लेकिन इस प्राइस पर भी ना ये गाड़ी ज्यादा फीचर ऑफर करने वाली है उनके मुकाबले। इसके बाद अगर हम बात करें टाटा की कर्व की, तो ये अगेन एक काफी ज्यादा यूनिक ऑफरिंग है जो कि उस मार्केट में देखने को मिलेगी। कर्व का प्राइस 18 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, लेकिन कंपटीशन में सेल्टोस और टी-रॉक जैसी जो गाड़ियां हैं वो इससे थोड़ी सी ज्यादा महंगी है। टाटा की कर्व पावर भी ठीक ठाक बनाती है, तो उससे कोई अनसेटिस्फाइड नहीं होगा। इंटीरियर्स इसके बहुत ज्यादा अच्छे, लोगों को बहुत पसंद आते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी एज मेरे को दिखाई देती है ना इस गाड़ी की उनके ऊपर, वो है इसका डिजाइन। साउथ अफ्रीकन मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी कूपे एसयूवी नहीं बेच रहा है, और टाटा की कर्व पहली गाड़ी होने वाली है जो वहां पर इस तरीके की दिखेगी। तो इसका जो डिजाइन है ना वो एक यूएसपी हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स थोड़ी अच्छी हो सकती है साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं टाटा की अफ्रीकन फ्लैगशिप कार यानी कि हैरियर की, तो इस गाड़ी का प्राइस वहां पर 28 लाख रुपए रखा गया है। साउथ अफ्रीका में ये जो प्राइस सेगमेंट है ना, ये बड़ा सेग्रीगेटेड सा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके की गाड़ियां मिलती हो जैसे इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। कई तरह की गाड़ियां हैं, कुछ चाइनीज कार्स भी हैं जो हाइब्रिड के साथ भी आती हैं। हैरियर अपने लैंड रोवर डेराइव्ड प्लेटफॉर्म की वजह से एक यूनिक पोजीशन बना सकती है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये कहाँ सेटल होगी और किस तरीके का परफॉर्म कर पाएगी। तो अभी डेफिनेटली प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर प्लेयर, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशन उनको देखने हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इनके प्राइसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे और साउथ अफ्रीकन मार्केट में ये गाड़ियाँ बाहर के ब्रांड्स को कड़ा कॉम्पिटिशन देंगी। अब इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कार ब्रांड्स भी अब बाहर के देशों में निकलने लगे हैं, वहाँ पे जाकर गाड़ियाँ बेचने लगे हैं, और इससे ना इंडिया की जो इमेज है बाहर के देशों के अंदर थोड़ी बेटर होगी और ज़्यादा। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी है, लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट्स, अपनी टेक्नोलॉजी बाहर बेचते हैं तो उससे बेटर होगा, और बाहर का पैसा इंडिया में तो आएगा ही आएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो।
अच्छा, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च करना और कंटेंट राइटिंग करना सीखना है, मतलब मैं स्पेसिफिकली इंफोटेनमेंट वीडियोस की बात कर रहा हूँ, तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर मैंने अच्छे से समझाया है कि एक टाइट स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, स्केलेटन कैसे बना सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे क्यों ज़्यादा रिलाय करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपके काम आएगी, चाहे आपका जॉनर कोई भी हो, ऑटोमोटिव, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, आपके लिए कोर्स काम आ सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में टाटा के इस मूव के बारे में जरूर बताइए। कमेंट्स के अंदर आप क्या सोचते हो और साउथ अफ्रीकन मार्केट के बारे में भी। थैंक यू।